हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस बूस्टर सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ और PYQ का निचोड़, थोड़ा सा समय लगा इसको बनाने में, लेकिन यकीन मानिए जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको छाँटने में और बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बट ये लेक्चर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको लेक्चर ज़्यादा इस बार डिलीवर किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें थोड़ा ज़्यादा पॉइंट को कवर करेंगे, तो कंप्लीट आप वीडियो को देखिएगा। और इसके PDF नोट्स के लिए मैं फिर से बता दूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो साथी ने उनके लिए बता दूं कि ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम लोग आपका पूरा कंप्लीट PCS प्रीलिम्स PIQ और जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से जो बेस्ट कंटेंट बन सकते हैं रिवीजन नोट्स के लिए, आपको वो यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिनको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। अलग अलग 1-2 क्लास है, इस क्लास को आप लोग कंप्लीट कीजिए, जिसकी मैराथन जल्दी आ जाएगी पर्यावरण पारिस्थितिकी की। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये 2 लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसका मैराथन क्लास भी आ जाएगा, इसमें कंप्लीट इसको हम इस पर काम चल रहा है, इसको कंप्लीट करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और आएंगी, आप लोग लगातार जुड़े रहिए। जैसे कि एक तो CSET को लेकर आना है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है कि CSET कैसे पढ़े, कहाँ से कवर करें कि आपका CSET का जो है 33% आराम से क्लियर हो जाए। उसके साथ एक वीडियो में उस पर काम कर रहा हूँ कि जो है रिवीजन, आप लोग के लिए रिवीजन कैसे करें, क्या आप लोग का शेड्यूल हो, अगर उस शेड्यूल में किस तरीके से आप पढ़ाई करें जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और एक और चीज़ कि इसके साथ साथ जो है ना, कि आपने जो नोट्स बनाया है, ठीक है, उस नोट्स को रिवीजन करते टाइम क्या क्या करें, और अगर टेस्ट सीरीज़ आप खुद से लगा रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ लगाते समय आपको कैसे टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच करना है और टेस्ट सीरीज़ से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो एक बार मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इन सब पे आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह जेनुइनली चाहिए कि नहीं। मतलब होता ना कि अगर उस चीज़ को बनाया जिस पर काम किया जाए तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो 1-2 भी कमेंट अगर आएगा तो भी कोई नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट किसी एक को उससे फ़ायदा मिलना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से देखेंगे आपको सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे एक साथ कवर अप किए गए हैं। और जो अन्य जो वीडियोज़ हैं चैनल पे जो आ रही हैं इस टाइम प्रीलिम्स तक आएंगी, वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको आप मिस ना करेंगे, चाहे कोई अलग टॉपिक सेगमेंट उठाया जाए, है ना, चाहे कोई अन्य वीडियो हो, तो वो सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है जो आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे साथियों, थोड़ी सी जो बातें थी आपको बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया। अब देखेंगे इस रिवीजन में पहला एक प्रश्न पूछता है, यहाँ से देखेंगे भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कभी कभी मैच करने को दे देता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का जो संविधान है वहाँ से विदेशी स्रोत कौन कौन से है, तो उसको फटाफट से देखेंगे। और इसमें बहुत बेहतरीन पॉइंट आप देखेंगे। कनाडा से अगर हम बात करेंगे तो एक मजबूत केंद्र के तौर पे जो उसको संघ को स्थापित किया गया और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास रहेंगी, ये दोनों प्रावधान आपको यहाँ पे इससे मिला। उसके बाद से एक अमेरिका जब आता है, अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए गए, उसमें महत्वपूर्ण जो है उसको देखिए पॉइंट के रूप में, एक लिखित संविधान है, मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यहीं से ली गई, और उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। प्रेसिडेंट पे महाभियोग कैसे लगाया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की अगर बात करें तो बता दें आपको कि आर्टिकल 61, ठीक है, 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। और महाभियोग पे आप देखेंगे जब स्टार्ट किया जाता है तो 1/4, ठीक है, 1/4 जो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और जब ये बिल पास होगा महाभियोग का तो वो 2/3 से पास होना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, आगे फिर कहीं न कहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था, महाभियोग से संबंधित था तो आपको बता दिया। उसके साथ साथ क्या है यहाँ पे आपको देखेंगे प्रस्तावना भी यहाँ से कहाँ से, अमेरिका से इससे लिया गया है। अब आइए ब्रिटेन से। ब्रिटेन से अगर हम देखेंगे ब्रिटेन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं, तो एक संसदीय शासन, ठीक है, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, नाम मात्र का मुखिया जो है राष्ट्रपति। इस तरीके से ये 3-4 पॉइंट देखिए है, बहुत सारा उसमें प्रोविज़न, लेकिन कौन को जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, क्या, संसदीय शासन, ठीक है, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, और ये नाम मात्र का जो मुखिया प्रेसिडेंट बनता है वो वहाँ से चीज़ें ली गई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। यहाँ से क्या है, आयरलैंड से अगर हम देखें DPSP, ठीक है, DPSP में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होगा आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन प्रोसेस है, ठीक है, किस तरीके से होगा वो जो है यहाँ से लिया गया है।
एक पॉइंट है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से बताया कि समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची जो 3 सूची आपके पास रहती है सूची वाला, वो सिस्टम यहाँ से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है, क्या है, संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108। पॉलिटी में ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल आपको ध्यान रहना चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। तो 108 संयुक्त बैठक वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आज एक है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रबंध के तौर पे ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। एक सेपरेट हमने वीडियो अधिनियम पे बना दिया है, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, जिसमें आप देखेंगे 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और आपके 1935 तक सारे अधिनियम उसमें कवर अप हैं, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, ये सब सारे सारे उसमें कवर अप हैं। तो वो वीडियो से देख लेंगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट देखेंगे ये कि दिल्ली सल्तनत के वंश, जो दिल्ली सल्तनत था, आप देखेंगे मिडिवल इंडिया में, उसका क्रम कई बार पूछा जाता है। तो उस क्रम के उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। गुलाम वंश सबसे पहले आता है, उसको मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाम वंश, मामलुक वंश, और ये जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये यही है। उसके बाद आएगा आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। इन दोनों में याद रखेंगे, तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक चला, ठीक है, और सबसे कम शॉर्टेस्ट पीरियड किसका रहा, आप देखेंगे तो खिलजी वंश का रहा, ठीक है, खिलजी वंश का। इन लोगों का ईयर भी थोड़ा देख लीजिए। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, ठीक है, और तुगलक की बात करें तो 1320 से लेकर 1398 तक ये रहा। उसके बाद से अगर हम बात करें सैयद वंश की तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, और लोधी वंश अंततः जो दिल्ली सल्तनत का एक आखिरी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहाँ से 1-2 पॉइंट और क्या बनेगा, मैंने फिर से बताया आपको कि सबसे बड़ा टेन्योर क्या, तुगलक वंश, और सबसे छोटा खिलजी वंश। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो है वंश आए और इनका क्रम क्या है। तो ये क्रम कई बार पूछा गया है और डेट के साथ आपको ये ध्यान रखना है। अब आइए आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा DPSP में क्या क्या शामिल किया गया, किसमें, DPSP में। यहाँ हम बात तो कर रहे हैं 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक मिनी संविधान संशोधन है, ये बहुत बड़ा है और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको संविधान संशोधन पे, ठीक है, किस पे, संविधान संशोधन पे एक टॉपिक सेपरेट वीडियो लाएं, जिसपे कंप्लीट आपको 1 से लेके और 106 तक जो अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं वो सारे संशोधन आपको एक साथ एक ही जगह मिल जाए और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि कौन कौन से उसमें पॉइंट्स हैं वो सारे महत्वपूर्ण आपको एक जगह मिल जाए। तो इस पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिलने वाला है। उसके बाद से देखेंगे कि तो DPSP की हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 42वां संविधान संशोधन DPSP में क्या क्या शामिल हुआ है। तो अनुच्छेद 39 का ए, ठीक है, 39 की बात करें, इसमें बात किया गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, क्या करना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गई अनुच्छेद 39 ए में। 39 का ई जो है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षा देना, ये शामिल किया गया। और 2 सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें 43 ए और 48 ए, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, 43 ए कह रहा है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को इसको बढ़ाना है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करना, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड 48 का ए, ठीक, 43 का ए उद्योग प्रबंधन, और 39 का ए आपने यहाँ पे देखा क्या, निःशुल्क शिक्षा गरीबों के लिए 39 का ए। तो ये सब सारे जो अमेंडमेंट्स जुड़े, आपके आर्टिकल जुड़े 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े हैं और किसमें जुड़ा है, DPSP में। हालांकि 42वां संविधान संशोधन अपने आप इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हैं, उसको फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या है, एक पॉइंट है कि भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला, ठीक है, कौन कौन से सूफी सिलसिले रहे हैं, उनके संस्थापक कौन कौन से रहे हैं, ये थोड़ा देखते हैं। तो सूफी सिलसिला आपको यहाँ पे एक तरफ मिलेगा और एक तरफ इसके संस्थापक। सबसे पहला सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। तो हम सभी जानते हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और एक है सोहरावर्दी, ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिला, तो इसके बहाउद्दीन जो है जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया क्या थे, इसके फाउंडर में आएंगे, ठीक है। कादरी सिलसिला, इसके जो है सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी, ठीक है, ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। एक है सत्तारी सिलसिला, इसमें शाह अब्दुल्ला सत्तारी नाम से याद रखिएगा, सत्तारी जो है सत्तारी सिलसिला के क्या है, फाउंडर हैं। उसके बाद से एक है फिरदौसी, फिरदौसी क्या है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और नक्शबंदी आप देखेंगे बाकी बिल्ला, ठीक है, बाकी बिल्ला जो है नक्शबंदी से इससे संबंधित है और इसके संस्थापक के तौर पे देखे जाते हैं। फिर अगर हम एक पॉइंट देखते हैं साथियों की, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, तो उसने उसके द्वारा कुछ चलाए गए प्रमुख अभियान,
मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT यहाँ पे लिखा जा रहा है, तुगलक वंश का है MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने इसको एक तरह से जो इसका परसेप्शन रहा है इतिहास में अपने अलग एक मायने रखता है कि ये समय से आगे चलने वाला भी था, कुछ ज़्यादा ही सोच लेता था। तो इसने बहुत सारे क्या किए अभियान चलाए, उन अभियानों का तो कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो विफल रहे। उन सबको हमें देखना। सबसे पहले इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 27 ईस्वी के बीच में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। टोकन करेंसी जारी किया, किसने, पॉइंट पूछा जाता है कई बार कि टोकन करेंसी किसने स्टार्ट किया, तो MBT ने, ठीक है। ये 1330 के आसपास। पूरा शाम का अभियान इसने स्टार्ट किया 1332 ईस्वी के आसपास। कराची अभियान इसने किया, ये भी विफल रहा 1337 के आसपास। और अंत में क्या करता है ये करता है, ये दुआब में कर को वृद्धि कर देता है, ठीक है, टैक्सेशन बढ़ा देता है, जिससे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि किसानों के ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाता है। और इसके मरने पे कहा गया ना कि जनता को राजा से और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। तो इस तरीके की इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर इसका ये आप देख पा रहे हैं जो अभियान है, ये अभियान पूछ लिया जाता है डेट के साथ, या फिर सिंपल से एक पूछ देगा कि ये इस तरह का अभियान किसने चलाया, या फिर ये पूरा अभियान देख आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर से क्रम में सेट करने वाला। तो ये आप चारों अभियान याद रखेंगे किससे, ठीक है। 5 के 5 अभियान आपको किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा देश, विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा देश में कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है कनाडा, उसके बाद से नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया और रूस। ये इनका ऐसे घटता क्रम है, इधर से आएंगे तो बढ़ता क्रम है। तो ये जो बाउंड्री है आपको बाउंड्री याद रखनी है, क्या करनी है, बाउंड्री याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोस्टल एरिया है विश्व का सबसे बड़े तटीय सीमा देश, तो कनाडा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद से नॉर्वे, इंडोनेशिया, फिर रूस, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे फिर एक पॉइंट है कि शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है, शाहजहाँ के काल में कुछ विदेशी आए, उन विदेशियों का क्या काम रहा और किसने टाइम आए, तो वो नाम याद रखना है। एक तो है पीटर मुंडी, उसके बाद से फ्रांसिस वार्नियर, निकोलाओ मनुची का नाम याद रखें, मनुची कई बार पूछा हुआ है। और एक है इसमें आपका देखेंगे ट्रेवनियर, ठीक है, कौन, ट्रेवनियर। इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या क्या थे सब। पीटर मुंडी की बात करें तो इतावली यात्री था, ये लगभग 1630 से 34 ईस्वी के बीच में ये आया। फ्रांसिस वार्नियर की अगर बात करें तो यह पेशे से एक चिकित्सक था, और 1656 से 1717 के बीच में ये किस तरीके से यहाँ पे आया रहा। तो फ्रांसिस वार्नियर चिकित्सक था और शाहजहाँ काल में ये आया। मनुष्य की बात करें तो ये भी इतावली यात्री था, ठीक है। और यह जो है दारा सिकोव, इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि जो दारा सिकोव की सेना थी उसमें तोपची था, क्या था ये, तोपची था दारा सिकोव की सेना में, और आया शाहजहाँ के टाइम, बाद में ये चिकित्सक बन गया। तो इस तरह के विदेशी आते रहे और अपनी जगह बनाते रहे। ट्रैवनियर की बात करें तो फ्रांसीसी यात्री है ये, ठीक है, और इसने भारत की कुल 6 बार यात्रा की, पेशे से एक जौहरी था, ठीक है। कितनी बार यात्रा की, 6 बार यात्रा करी। और इसने यहाँ पे किसके काल में है, शाहजहाँ काल में। तो 4 नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये पीटर मुंडी, वर्नियर, वलूची और ट्रैवनियर, ठीक है, ये 4 नाम याद रखने हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है घास के मैदान, क्या है, घास के मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट करा दें पॉलिटी का। पहले इसको कुछ एक्ट हैं, हालांकि ये एक्ट हम बता दें कि जब अलग की क्लास ले लिया हम, सारे संवैधानिक विकास पे एक अलग से क्लास है, इसमें सारे अधिनियम कंप्लीट किए गए, लेकिन यहाँ पे जो एक शॉर्ट नोट्स बना रहे थे वहाँ पे इसको अलग से इसमें इंक्लूडेड था ये। तो यहाँ पे इसको फटाफट से थोड़ा तेज़ी से देखेंगे और एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। हालाँकि पढ़े तो होंगे ही, लेकिन ये है कि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या है, भारत में EIC के कार्यों का नियंत्रण स्टार्ट होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है भारत में। बंगाल का जो गवर्नर का पद है, ठीक है, उसको जो बंगाल का गवर्नर बना दिया जाए, गवर्नर को, ठीक है, बंगाल गवर्नर क्या बना दिएगा, यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको बनाया गया, इसको बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इस नाम से कर दिया। और पहली बार यहाँ पर रखा गया वारन हेस्टिंग्स को। कोलकाता में बात करते कुछ न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है, और उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये बार बार अगर आपको दोबारा मिल रहा है तो जानिए कि माने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको परीक्षा में 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका प्रीलिम्स में गलत कहाँ से होता है, गलत होता है कि आप बाहर होते हैं इसलिए नहीं कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, गलत बाहर तब होते हैं जब आपके आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। और यकीन मानिए जब होता क्या है कि आप खुद जब अनुभव किए होंगे, टेस्ट लगाइए या फिर पेपर देकर आइए, फिर 2-3
5 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हैं जो आपको लगता है कि ये हम गलत क्यों किए हैं। तो एग्ज़ाम का प्रेशर है, उसके लिए परेशान ना होइए, वो गलत होगा है ना। उसके लिए हमें यह है कि अपना आगे तक पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है, इसमें जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, इसको राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के नाम पर एक नए निकाय की स्थापना किया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आए। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों के प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अगला देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया, भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो है भारत से वेतन देना स्टार्ट कर दिया गया। 1793 की बात की जा रही है। अब आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, पूरा चार्टर एक्ट नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, चाय और चीन को छोड़ के जो व्यापार है उसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया कंपनी का। ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है भारत में और आके धर्म प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, धर्म प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि स्थानीय कर लगाने का इनको अधिकार दे दिया जाता है। उसके साथ साथ दंड भी देना इन लोगों को वो दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का इसमें निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1773 से लेकर 1813 तक देखें, इसके बाद का भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले फिर हम आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे, जहाँ से अभी आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्रमुख घास के मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जो पूरे घास के मैदान हैं वो 2 तरीके से अभी भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है कौन घास के मैदान कहाँ है, और ये क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है, इसमें पहला कैटेगरी आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कौन सा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सबसे पहले है सवाना। तो सवाना का घास का मैदान कहाँ पर मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा। कंपोज की बात करें तो ब्राज़ील। ठीक है, कहाँ पे, ब्राज़ील में। लानोस की अगर बात करें तो वेनेजुएला और कोलंबिया। कहाँ पे, वेनेजुएला और कोलंबिया। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कैसे आप समझेंगे, ऐसे समझिए कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। जो विषुवत रेखा है उसी के रेंज में ये है। ठीक है, उसी के इर्द आसपास पाए जाते हैं। इस वाले रीजन में जो अफ्रीका आपका पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे वेनेजुएला वगैरह, तो क्या होगा, ये उस रीजन में पाए जाते हैं। सवाना अफ्रीका वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपोज ब्राज़ील और लानोस। दूसरा है कि आप देखेंगे कि शीतोष्ण घाट के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से प्रेरीज हैं। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका वाले में पोर्शन में मिलेगा। यूएसए कनाडा की तरफ प्रेरीज घास के मैदान। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना। ठीक है, वेल्स जो है साउथ अफ्रीका के, कहाँ के, साउथ अफ्रीका। टाउन्स जो है घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इसमें है स्टेपी। ठीक है, स्टेपी क्या है, एशिया, यूक्रेन और रसिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 से 5 आपको नाम बता रहे हैं, इतना नाम अगर आपको तैयार रहता है तो प्रिंस से यकीन मानिए आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आप PYQ लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरीके से अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आज अगर मेहनत करेंगे तो कल जो है आपको एग्ज़ाम्स के पहले आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए ये जो नोट्स बार बार बना के आपको दिया जा रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नोट्स को हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करना, फिर PDF बनाना। इससे बस इतना ही है कि इससे कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा हो, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रीलिम्स इस बार क्लियर कीजिए। तो ये 4-5 नाम याद रखेंगे, प्रेरीज कनाडा यूएसए, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी रसिया यूक्रेन वाला रीजन। उसके बाद से एक बहुत छोटा सा ये पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कितनी बार ये देखने को मिलेगा, आप देख के अंदाज़ा इसको लगा लीजिए। पॉइंट है, कह रहा है कि जो प्रमुख समस्थानिक है और उनका प्रयोग, मतलब जो अलग अलग समस्थानिक है उनका साइंस में किस तरीके से प्रयोग होता है, उस प्रयोग के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यूरेनियम 235 क्या है। यूरेनियम 235 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में, एज ऑफ रॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। सोडियम 24 आप देखेंगे, इसका क्या है, रक्त का जो थक्का जमने का जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का पता लगाना, एक तरह का कैंसर वाले में रीजन में ही यूज़ होता है कि रक्त का थक्का जमने में इसका पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, किसको, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है, ये ट्यूमर का पता लगाने में, किसका, ट्यूमर का पता लगाने में यूज होता है आर्सेनिक 74 का। उसके बाद से एक है आर्सेनिक के पास क्या है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ल्यूकीमिया का उपचार इसमें किया जाता है। आयोडीन 131 जो है
थायराइड ग्रंथि के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे ये टॉपिक जो है, सब टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि ये जो पूरा आप कंप्लीट करेंगे सेशन, यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे 20 से 25, 30, 35 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप क्लास को करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नहीं नोट्स हो पा रहा है तो हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, PDF से काम चलाइए, बट हाँ इसको कंटिन्यू करते रहिए। और आज की क्लास को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा सा जो पॉइंट्स उसको कवर अप करते हैं, ठीक है। हालांकि डेली क्लास तो 20 मिनट के आसपास रखते हैं, लेकिन आज क्लास को बढ़ा देते हैं, कई दिन बाद क्लास आई है तो इस सारी चीज़ को और टॉपिक बढ़ा के इसमें कंप्लीट कराते हैं आज, ठीक है। तो देखिए अब आ गया विश्व के प्रमुख स्थानीय पौने। नाम सुन के आपको समझ में आएगा स्थानीय पौने जो हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और क्या इसका रिलेवेंस है। तो अलग अलग जगहों पर जो स्थानीय पौने चलती हैं, इन पौनों की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो क्या होता है कि वो पवन या तो उनका मिलान पूछ ले या तो कह दे इसमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है चिनूक, ये USA कनाडा वाले रीजन में आपको दिखेगा। चिनूक जो है स्थानीय पवन। फॉन की बात करें आल्प्स पर्वत, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के आसपास ये चलेगा। सिरको को बात करें तो इटली, ठीक है, कहाँ पे, इटली। सिनोम की अगर हम बात करें तो अरब के रेगिस्तान में ये स्थानीय पवनें चलती हुई पाई जाती हैं। और देखेंगे कौन कौन से स्थानीय पवनें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ब्रिक फीडर, ठीक है, ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, विक्टोरिया वाले रीजन में। नार्वेस्टर की अगर बात करें तो ये न्यूजीलैंड में, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। शामल की अगर हम बात करें तो इराक और फारस की खाड़ी में ये चलने वाला एक तरह का स्थानीय पवन है। और शांता आना की बात करें तो ये कैलिफोर्निया में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। वोयम बैग की बात करें तो जावा इंडोनेशिया में, कहाँ पे, जावा इंडोनेशिया में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन है, एक शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल गया। इनको आपको सीधे सीधे कई बार रिवाइज़ करना है, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना जल्दी आपको ये तैयार हो जाएगा। तैयार रहेगा तो परीक्षा में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसलिए इस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते रहिए। अगला पॉइंट है कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, जो मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं कहाँ पे पाई जाती हैं। पिग्मीज जनजाति की बात करें तो कॉन्गो बेसिन में आपको मिलेंगे, कहाँ पे, कॉन्गो बेसिन पे मिल जाएंगे। बोरो जनजाति ब्राज़ील में, पी से याद रखिएगा, बोरो ब्राज़ील से याद रखिएगा। टिकांथा की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में इसकी देखने को ये लोग मिल जाएंगे। हैदा की बात करें तो अमेरिका। और तारता और युकाथिर ये आपको मिलेंगे साइबेरिया में। और एक जनजाति है बद्दू करके, बद्दू जो है कहाँ मिलेगी आपको, अरब में। बद्दू कहाँ मिलेगी, अरब सागर, सॉरी अरबियन जो पेनिनसुला है ये वाला रीजन, सऊदी अरबिया, वहाँ पर आपको जनजाति मिलेगी बद्दू जनजाति। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका अफ्रीका वाला रीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी लाल सागर, ठीक। एक है कौन सा, याकू, टुंड्रा प्रदेश। जूलू की बात करें तो यहाँ पे निटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम इसमें भी कुछ देखें कि जो रैंडम, मतलब एक तो 5 ही 6 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा पिक पर है तो पिग्मीज, ठीक है, बोरो है ना, बद्दू और मसाई, ये 4 ऐसे हैं जो आपको भूलना नहीं है, ये तो एकदम रट जाइए। क्लियर हो गया है। अभी हमने देखा स्थानीय पवन, प्रमुख जनजातियाँ देख ली। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ क्या है, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ की अगर हम बात करें, इनका क्रम एक बार देख लेना है। क्या देखना है, क्रम देखना है। क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत तरह की पहाड़ियाँ हैं अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे एक नल्लामलाई, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी आप आते हैं तो यहाँ पर पड़ेगी। और इसी तरीके से इनका जो क्रम है अब अलग अलग लोकेट करके कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, भारत में। तो इनका क्या है क्रम, आप याद रखें, नल्लामलाई, नीलगिरी, ठीक है, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ। इस तरह के और भी जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम भी आप पढ़ते टाइम याद रखिएगा, चाहे यहाँ की पहाड़ियाँ हो, नदियाँ हो, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटिव पठार हो, या आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए, क्या कहते हैं वो, कुछ दर्रे हों, जैसे इधर मुंबई वाले रीजन में, और इधर पश्चिमी घाट में 2-3 दर्रे हैं, पालघाट, थालघाट, बोरघाट, उसके पॉइंट्स भी अभी आएंगे आगे, जब दर्रे हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते रहिए मैप के माध्यम से, तो आपको अच्छे से तैयार होगा। 2 दिवस ध्यान रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, और एक चर्चा में रहता है सफाई से रिलेटेड। शौचालय दिवस की अगर बात करेंगे तो 19 नवंबर, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं और जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हो गया था हमारा। अब आइए यहाँ पे विश्व के जो प्रमुख क्या हैं, यहाँ पे जल डमरू मंडल, ठीक है, विश्व के क्या है ये प्रमुख जल डमरू मंडल हैं। इन जल डमरू मंडल को देख लेते हैं, ठीक।
कि कौन कौन से जल डमरू मंडल हैं। तो देखिएगा संबंधित सागर भी हैं और कौन से भूभाग को जोड़ते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से आप देखिएगा इसको। पहला देखिएगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। बेरिंग सागर स्ट्रेट आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में है। और लैंड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अलास्का और रूस को ये क्या करता है, आपस में वहाँ पे कनेक्टिंग के तौर पे दिखाएगा आपको क्या, जल डमरू मंडल, ठीक है, इसको अलग करेगा। जिब्राल्टर की बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, कहाँ पे, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। लैंड की बात करें तो वहाँ पे दिखेगा आपको स्पेन और मोरक्को, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है डोबर। डोबर क्या है, उत्तरी सागर और अटलांटिक के बीच का, ठीक है, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच का है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास आपको देखने को मिलेगा। मलक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। मलाया और सुमात्रा वहाँ पे जो लैंड मार्क हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे फ्लोरिडा की, ठीक है। फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ के पास आपको ये मिलेगा। और पाक स्ट्रेट बात करें, पाक जल डमरू मंडल, ये आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में, भारत और श्रीलंका के पास में ये मिलेगा आपको। ये चीज़ को कनेक्टिंग वाला जो है आप ध्यान रखिएगा। एक जो है ये एक जल डमरू मंडल है और एक है अस्थमस, ठीक है। अस्थमस जो है जो लैंड को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे क्या है, ये जल को कनेक्ट करेगा। तो एक सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है। तो इस तरीके जो महत्वपूर्ण आपके जल डमरू मंडल थे, महत्वपूर्ण जो है जल डमरू मंडल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गए सारे। बेरिंग सागर, जिब्राल्टर, डोबर, बाकी और जो कुछ छूट रहा होगा फिर से आगे पॉइंट जब कवर करेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मलक्का, फ्लोरिडा, पाक और डोबर, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सबको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट है भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है यहाँ से। कंपनी देखेंगे, ठीक है, कंपनी और इसका केंद्र कहाँ स्थापित किया, किसके सहायता से स्थापित किया गया। तो सबसे पहला देखिए जो है आप देखेंगे कि कंपनी बाल्को को स्थापित किया गया छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और ये स्थापित किया गया सोवियत संघ की सहायता से। हिंडाल्को की बात करें तो रेणुकूट जो है, ठीक है, रेणुकूट, ठीक। और ये आपका यूएसए की मदद से स्थापित किया गया है। किसकी मदद से, यूएसए की मदद से स्थापित किया। नाल्को की बात करें तो उड़ीसा, ठीक है, फ्रांस की मदद से। हिंडाल्को जो हीराकुंड उड़ीसा के पास है, कनाडा के मदद से किया गया। और एक पॉइंट है माल्को, तमिलनाडु। माल्को जो है तमिलनाडु, इटली की सहायता से। तो ये इतने महत्वपूर्ण है, आपको दिखने में बड़े छोटे दिख रहे हो, लेकिन यहाँ से जब प्रश्न बनता है, मिलान करना रहता है, तो कई बार हमसे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं हम लोग। उसके लिए अब आपसे यहाँ पे गलत ना हो, इन सारे पॉइंट्स को आपको एक पास दे दिया है। कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कंपनी पूछ ले, कंपनी कहाँ स्थापित है ये पूछ ले, या तो ये पूछ ले कि किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, ये सारी क्या है, एल्यूमिनियम कंपनियाँ हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो आपका पूरा हिमालय है उसका विभाजन किस तरीके से हुआ है। जैसे अगर हम बात करें भारत, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंडिया को देखें तो यहाँ से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट तक है रीजन, उसमें हिमालय को कुछ डिवीज़न किया गया है, ठीक है, ऐसे नदियों के द्वारा 4 नदियाँ निकली हैं और इसी तरीके से हिमालय का डिवीज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो होता क्या है कि देखें, सबसे पहले आता है यहाँ पे पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये इनका क्रम है, ठीक है, नदियों के हिसाब से जो विभाजन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आपको मिलेगा ये, इसके बीच में सिंधु और सतलज नदी के बीच में। बात करेंगे कुमायूं हिमालय की तो सतलज और काली नदी के बीच में मिलेगा आपको क्या, कुमायूं हिमालय। फिर आएगा नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में। असम हिमालय की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ये मिल जाएगा आपको तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। अब ये होता क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ये जो है आपका, अगर हम भारत की बात करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड वाला रीजन, ये नेपाल, और ये इधर का आपका नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से समझिए कि एक तरफ से सिंधु नदी जा रही है, ठीक है, इधर से सिंधु नदी, उसके बाद से सतलज यहाँ हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलेगी, ठीक है, और सतलज के बाद से आपको मिलेगी कौन सी, काली, यहाँ नेपाल के पास, और फिर इधर आपको तीस्ता। अब ये 4 रीजन जो बन रहा है, इस वाले रीजन को जो नाम दिया गया, ठीक है, ये वाला रीजन आपका कौन सा, पंजाब हिमालय, ठीक है, फिर ये कुमाऊं हिमालय है ना, नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, ठीक है। तो ये 4 नाम है, जो 4 नदियों से इनका डिवीज़न बन रहा है। ये 4 नदियाँ जो ग्रीन वाली जगह, चारों नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज, ठीक है, काली और तीस्ता, ये 4 नदियाँ, इस तरीके से इनका डिवीज़न है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा,
बट थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे भी याद रखेंगे सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। यहाँ पर क्या भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछता है मिलान करके लिए या फिर मैच करने के लिए, है ना। कभी कभी पूछता है कि कौन सा गलत है, वो भी बताना रहता है। तो देखिएगा जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको हम यहाँ बता रहे हैं। चांगला दर्रा, ठीक है, और खारदुंगला दर्रा, ये दोनों आपको मिलेंगे कहाँ पे, लद्दाख में। चांगला, खारदुंगला कहाँ मिलेंगे, लद्दाख में। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिपुलेख, माना, नीति, ठीक है, ये 3 दर्रे आपको मिलेंगे कहाँ पे, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है, फिर से एक बार देखिए तो चांगला दर्रा, खारदुंग दर्रा, लद्दाख। चांगला, खारदुंग, चांगला खारदुंग आपको लद्दाख में मिलेगा। लिपुलेख, माना और नीति उत्तराखंड में। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रटना पड़ सकता है, अगर नहीं तैयार तो फिर एक बार मैप बना के कोशिश कीजिएगा, ठीक है, मैप बना के भारत का, और उस पर लोकेट करने की कोशिश करिएगा, वहाँ से अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सिक्किम के 2 दर्रे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। उसके बाद से है तुजू दर्रा, एक मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुजू दर्रा। फिर अलग से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कई दर्रे, बोमडिला, यांगपा दर्रा, दीफू और चंकन दर्रा, सब कहाँ मिल जाएंगे आपको, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बोमडिला, यांगपा, दीफू और चंकन अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, नाथुला जेलेपला सिक्किम, ठीक है। बाकी ऊपर का 2 आपने देखा है। तो आई होप सो कि पॉइंट क्लियर होगा। भारत के दर्रे और भी जो दर्रे हैं, ऐसा नहीं है, बट जो मोस्ट रिलेवेंट हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं कुछ और दर्रे जो पश्चिमी घाट के, अभी हमने कुछ देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे। पश्चिमी घाट के दर्रे थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनगोट्टा। इनका पहले तो ये जिस तरीके से लिखे हैं इनका क्रम यही है। क्रम अगर हम बताएं तो ये क्रम इनका कैसा है, नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम है। यानी अगर ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाँ, भारत का मैप कर देखें पश्चिमी घाट का, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ थालघाट, ठीक है, उसके बाद से बोरघाट, ठीक, पालघाट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर मिलेगा सेनकोट्टा। तो ये 4 जो है क्या ऐसे कट मार रहे हैं, कट मतलब समझिएगा दर्रे हैं, ये 4 दर्रे आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इन 4 दर्रों का आपको क्रम याद रखना है, किससे किसके बीच में कनेक्ट करते हैं ये याद रखना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी अगर आप वहाँ से पढ़े होंगे तो वहाँ चीज़ आपको देखने को मिली होंगी। फिलहाल हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो समझिएगा। थालघाट जो है नासिक और मुंबई के बीच में ये कनेक्ट करेगा, किसके बीच में, नासिक और मुंबई के बीच में कनेक्ट करेगा थालघाट। ये सब क्या है, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। बोरघाट की अगर हम बात करें मुंबई और पुणे के बीच में, किसके, मुंबई और पुणे के बीच में। पालघाट की अगर बात करें कोयम्बटूर और कोचीन, ठीक है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में ये कनेक्ट करेगा। सेनकोट्टा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो आई होप सो कि ये दर्रे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, पूछा जाता है अक्सर, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पर 1-2 शब्दावली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आपको जानना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। एक है एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ये 3 पैंडेमिक से तो आप परिचित हो ही गए होंगे जब से कोरोना आया। एंडेमिक समझिए कि जब कोई रोग जो है किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान रहता है, एक छोटे सी जगह पे कोई बीमारी है अपनी जगह पर, तो एंडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि वो निश्चित जनसंख्या में बहुत तेज़ी से लोगों में फैलता है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, रहेगा एक रीजन में ही लेकिन बहुत तेज़ी से उसका प्रकोप देखने को मिलेगा, तो एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या है कि एपिडेमिक का ही विश्व स्तर पर अगर प्रभाव देखने को मिल जाए तो पैंडेमिक, जैसे कोरोना आया, पूरे विश्व को प्रभावित किया, इस तरीके से पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जिससे थोड़ा सा समझने के लिए 2-3 पॉइंट शब्दावली क्या हैं जो पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को देखते हैं, महत्वपूर्ण संस्थान और कहाँ पर वो स्थित हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कहाँ पर, भोपाल में। क्लियर है, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान देहरादून। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है फॉरेस्ट से रिलेटेड वन प्रबंधन और एक है वन्य जीव प्राणी, ठीक है, वन्य प्राणी वाला, ठीक है, एनिमल वाला। तो एक देहरादून और एक भोपाल। हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपको मिलेगा अल्मोड़ा में। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ये जो बता रहे हैं सारा का सारा आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लगाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर, कहाँ पर, जोधपुर, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले आगे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये 4 आपको क्लियर हो गया। 5 जो नाम 5 है, भोपाल, ठीक है, देहरादून, अल्मोड़ा, बेंगलुरु, जोधपुर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे प्रदूषक हैं और उससे प्रभावित होने वाले अंग, यानी जो ये प्रदूषक हैं ये इफेक्ट कहाँ कहाँ डालेंगे वो देखना है। तो एस्बेस्टस धूल की अगर हम बात करें तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। एस्बेस्टस धूल की बात करें तो प्रभावित करेगा फेफड़े को। ये क्वेश्चन आपको साइंस से मिलान करने को दे देगा, आप मिलान करते रहिए, ठीक है। कौन से किसके कारण है वो बताना रहता है। शीशा की अगर बात करेंगे साथियों तो ये केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करेगा। बात करेंगे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की, तो ये रक्त की धाराओं में जाके हीमोग्लोबिन को कम करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, डिस्टर्ब पैदा करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है पारा, ठीक है, ये उदर को प्रभावित करेगा, और क्लोराइड जो है दांत को प्रभावित करेगा। तो ये जो प्रदूषक है, ठीक है, और प्रभावित अंग है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से इनके पॉइंट्स को डील करना है। अब है कुछ महत्वपूर्ण साइंस के, आप देखें, प्राकृतिक अम्ल हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में ये मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो पूछा गया कि सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। सुनते चलिएगा, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा यहाँ पे एक साथ कलेक्टिव आपको मिल जाएगा। अब से यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संतरा और नींबू की बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड, उसके बाद से है इमली और अंगूर, टार्टेरिक एसिड, ठीक है, टार्टेरिक एसिड। बात करेंगे टमाटर की तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड, इसी की वजह से ऑक्जेलिक की वजह से क्या होता है, पथरी बनता है। और मेथनोइक एसिड जो है, मेथनोइक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिच्छू का डंक, चींटी का डंक, इसमें याद रखिएगा मेथनोइक। और दूध में क्या है आपका, लैक्टिक एसिड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अभी आपके सारे अम्ल एक जगह मिल गए हैं, अब यहाँ से क्या होगा, आपको रिवीजन जब करेंगे तो चारों पाँचों आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, तो आपको हो सकता है कोई एक मिल जाए, कि सिरका का मिल जाए, टमाटर का मिल जाए, इमली का मिल जाए। यहाँ पे क्या है, आपको सारा का सारा एक साथ मिल गया है। क्या है, सारा का सारा एक साथ आपको यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद से देखेंगे कुछ कांच हैं और उनका उपयोग, जो कुछ कांच हैं इनका उपयोग देखेंगे। फिलेंट कांच की बात करें तो कैमरा और दूरबीन के लेंस में उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच की बात करेंगे तो प्रयोगशाला के उपकरणों में इसका उपयोग होता है, पायरेक्स कांच की। और सोडा कांच की बात करें तो ट्यूबलाइट में। क्रक्स कांच की बात करें तो ये धूप के चश्मा बनाने वाले लेंस में उपयोग होता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपके सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये था, यहाँ तक अगर हम बात करें साथियों तो आज के सेशन में हमने कोशिश किया कि जो 2 दिन से आपका गैप था, ठीक है, उस गैप को कंप्लीट किया जाए, और बाकी इस सेशन को थोड़ा सा लॉन्ग करके सारी चीज़ें बता दी गई। PDF के लिए मैं फिर से बता दूँ, आप टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके, बढ़िया से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ये रहता है कि पता चले कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और जो लोग टेलीग्राम पे भी मैसेज किए उनका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। आप लोग ऐसे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और यही मेहनत आपको एक दिन कामयाब कराएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।